हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इसी पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, हम सभी लोगों ने क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे हम लोग, और हम क्लास 12th में हमने जो पहला पार्ट किया था उसके रिगार्डिंग में अभी सेकंड पार्ट होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा। उसमें हमने बेसिक डिटेल समझाने की कोशिश करी थी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर किस विषय पे और किस टॉपिक पे बात हो रही है। 2024 और 25 लेक्चर सीरीज के हिसाब से लेक्चर सीरीज आपको दी जा रही है, तो आप इस पे अपडेट रहने की कोशिश करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे जरूर जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लास 6 to 12 सारा कंटेंट सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है। आप लोगों ने देखा था कि भारत के अंदर जैसे प्रेजेंट टाइम पे अभी 28 स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, और पूरे भारत के अंदर एक प्रेसिडेंट और पीएम इस पूरे देश को चलाता है। लेकिन आज से अगर हम लोग 600 साल 0 से 600 साल पीछे जाएं या 1000 साल पीछे जाएं, तो उस समय अर्ली टाइम पीरियड पे महाजनपदास हुआ करते थे, और इन महाजनपदास को ही हम लोग क्या कहते थे, स्टेट्स कहते थे। पुराने जमाने में महाजनपदा, और प्रेजेंट टाइम पे इसे स्टेट का नाम दिया गया था। तो एनसीईआरटी हमें जो बताती है वो 16 महाजनपदों के बारे में बताती है। काशी, कौशाला, अंगा, मगधा, वजी, मल्ला, चेदी, वास्ता, कुरु, पांचाल, मत्स्य, और ऐसे करते करते अवंती, गांधार, बहुत सारे नाम, कंबोजा करके भी एक नाम है, और भी कुछ स्टेट्स होंगी, पर एनसीईआरटी के अंदर ये सारे नाम मेंशन नहीं है, और ना ही आपको सारे नाम पढ़ने हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूपीएससी एग्जाम, तो वहाँ आपको हर स्टेट के बारे में, उसकी कैपिटल, वहाँ का मेन चीज़ फेमस क्या था, वो आपको समझना होता है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब कहानी कहाँ आके फंसती है? कहानी ये आके फंसती है कि एनसीईआरटी क्लास 12 के बच्चों को सारी बातें नहीं बताता। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनसीईआरटी उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता है जिससे आपका बेस बनाया जा सके। तो बेस बनाने के लिए इन लोगों ने क्या करा? बेस बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक महाजनपदास के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है। जैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर गांधार के बारे में थोड़ा सा रिलेशन दे रखा है। मेन फोकस मगध के ऊपर कर रखा है, क्योंकि मगध से ही सारी हिस्ट्री, और जो आप 0 से 600 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे वो मगधा से ही शुरू हो रही है। साथ में यहाँ पे कहीं कहीं गांधार के बारे में बताया हुआ है, कहीं कहीं पे तक्षशिला के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, कहीं कहीं उज्जैन के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। लेकिन यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है वो मगध से शुरू हो रही है। तो जितने भी हमें पुराने से पुराने दस्तावेज मिलते हैं वो सारे दस्तावेज एक ही ओर इशारा कराते हैं, और वो है मगधा। तो मगधा की ओर इशारा कराएंगे तो मगध के पीछे इशारा कराने का भी सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है। तो वो समझते हैं क्या? देखो, अगर आप पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने का मैप था, तो अगर आप वहाँ से देखने की कोशिश करो तो क्लास 11th में अगर आप लोगों ने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे रिवर सिस्टम प्लान जो है वो कुछ ही नदियों के, गंगा प्लेन है, सिंध प्लेन है, और फिर साउथ के अंदर कुछ नदियाँ हैं। तो शुरुआती समय में जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था तो आपने वहाँ पढ़ा था कि आज से 0 से अगर 3000 साल पीछे लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता के पास बसे तो वो नदियों के पास बसे, और नदियों के पास बसने का सबसे बड़ा रीज़न होता है खेती, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होना, और दूसरी और जो एक्टिविटीज़ होती है वो पानी के आसपास बहुत फलती फूलती है, खेलती है। और ऐसे में जब हम 0 से 600 साल पीछे जाते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि मगध के पास सबसे पहले लोग या सबसे पहले राजा या सारे महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली क्यों होता है, उसका एक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर दिखाया गया है। अगर आप उसका हिस्टोरिकल फैक्टर देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये पावरफुल क्यों था। तो अगर आप देखो तो मगध जो है, ये मगध आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मगध की कैपिटल उस टाइम पीरियड पे राजगीर करके इसे बोली जाती थी। राजगीर आज की पटना है, और उस टाइम पीरियड में मगध आज का बिहार है। बिहार के अंदर या मगधा बोल लो, उसके अंदर सबसे पुरानी डायनेस्टी जो एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है वो है हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के उस टाइम पे आप कह सकते हैं पहले ज्ञात राजवंशी बिंबिसार जो है उनके नाम से पुकारा जाता है इन्हें। और हरियंका डायनेस्टी को हराने वाली अगर कोई डायनेस्टी थी तो वो शुशुंका डायनेस्टी थी। और शुशुंका डायनेस्टी के बारे में वहाँ पे जो एलिफेंट केव है, हाथी गुफा बोलते हैं इसे, भुवनेश्वर उदयगिरी के अंदर ये केव हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि नंदा जो डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने शुशुंगा डायनेस्टी को हराया था। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है
कि जो मगध था, मगध के अंदर हाथी गुफा केव में जो उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, कलिंग के अंदर पाया जाता है, वहां पे ये सबूत मिलता है कि किंग जो नंदा थे उन्होंने क्या कहते हैं पूरा का पूरा मगध राज किया था। और दूसरे सबूत ये मिलते हैं कि जो नंदा थे उन्होंने शुशुंगा डायनेस्टी को हराया और शुशुंगा डायनेस्टी ने हर्यंका डायनेस्टी को हराया। और इट मीन्स दैट बिंबिसार के अगर सबूत मिलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत पुराना राजा था। बहुत सारी साउथ की फिल्मों के अंदर बिंबिसार राजा के बारे में जिक्र करा गया है। तो एनसीईआरटी में जो नहीं दिया गया है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम किस पे फोकस करेंगे और कहाँ तक जाएंगे आपको इतना समझना जरूरी है। हर्यंका डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हिस्ट्री हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम 0 से अगर 600 साल पीछे जा रहे हैं तो 0 से 600 साल पीछे से हमें टर्निंग पॉइंट यानी कि एक ऐतिहासिक बिंदु देखने को मिलता है जहाँ से इतिहास बदल रहा है। तो अगर 0 से 600 साल पीछे जाए और थोड़ा आप आगे आते चले जाएंगे तो आप देखोगे कि हर्यंका डायनेस्टी 544 बीसी से लेकर 413 बीसी के बीच में थी। इस बीच बहुत सारे राजा, बहुत सारे धर्म और बहुत सारी चीजें आई थी। तो बिंबिसार आप देख सकते हो अजातशत्रु उनके बेटे थे, फिर उनके बाद राजा आते चले गए। 413 के अंदर ये डायनेस्टी खत्म हो गई। देन शुशुंगा डायनेस्टी आई 413 से लेकर 345 बीसी के टाइम पीरियड पे। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के अंदर आपको जानना पड़ेगा कि धनानंदा करके जो थे लास्ट रूलर माने जाते हैं इसके। और उस टाइम पीरियड पे धनानंद जो थे इसके फाउंडर जो बोले जाते हैं पद्मनंद, महापद्मनंद, लेकिन लास्ट फाउंडर जो थे वो धनानंद माने जाते हैं। और इनका टाइम पीरियड अगर आप देखो तो 345 से लेकर 322 बीसी का टाइम पीरियड। नंदा डायनेस्टी उस टाइम पीरियड पे लोहे की बहुत बड़ी मात्रा पाटलिपुत्र के अंदर रहते थे। उसके बाद हिंदू, बुद्धिज्म, जैन धर्म इनके टाइम पीरियड में थे। और नंदा डायनेस्टी के बाद आता है पूरे भारत को जीतने वाला अगर कोई था तो वो था आपका कौन सी डायनेस्टी थी। उसके बाद आप देखोगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य वही है जहाँ पे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, है ना, बहुत सारे लास्ट में बृहदत्त करके हैं जो इसके फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन ये डायनेस्टी कब तक चलती है अगर आप देखो 322 से लेके 180 बीसी तक, लगभग 150 साल से ज्यादा ये डायनेस्टी राज करती है। तो इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कहानी है वो नंदा डायनेस्टी से मूव होते हुए मौर्य डायनेस्टी की तरफ जाएगी। और एनसीईआरटी के अंदर बहुत शॉर्ट सिलेक्टेड बताया हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था और यहाँ पे इतने सारे राजा क्यों आए थे, यहाँ पे इतने सारे राजाओं ने किस तरीके से अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे आयरन जो होता था, लोहा, वो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे एलिफेंट बहुत सारे थे तो उसको आर्मी के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ थी तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते थे। दूसरा, बुद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे ऐसे टेक्सेस मिलते हैं जो मगध डायनेस्टी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं। यहाँ पर कई लंबे समय तक बहुत सारे एम्बिशियस राजा जैसे कि महापद्मानंद जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो, अजातशत्रु, उसके बाद बिंबिसार तो वैसे भी वो क्या कहते हैं हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनके बेटे अजातशत्रु। तो ये इसी वजह से मगध इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना था। और मगध के अंदर फिर मौर्य डायनेस्टी कैसे आई, क्यों आई, उसके पीछे की हिस्ट्री हम नेक्स्ट पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।